का मैं प्रेसिडेंट। हमने जो मैं सबसे पहले तो जितने भी हमारे प्रेस रिपोर्टर साथी आए हैं उनका सबका बहुत बहुत आभार करता हूँ। उन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है आकर के जो है हमारी जो मेन कॉन्फ्रेंस है वो शेयर होल्डर्स को 8 साल से ना कोई डिविडेंड मिला है और जिन हमारे शेयर होल्डर्स ने अपने शेयर्स वापस लेने जाए थे वो भी उनको किसी को वापस नहीं। ये कार्य जो है बगाड़ बैंक से 8 साल हो चुके हैं और हम उनसे कई बार रिक्वेस्ट करते रहे, मिलते रहे, फॉरम की तरफ से जाते रहे, लेकिन अभी तक जो है उसमें कोई भी फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं। अब जो मेन कॉन्फ्रेंस है आजकल आपने सुना ही है, सारे शहर में जो है 10,000 का खर्चा चला हुआ है और 10,000 से ज़्यादा अमाउंट किसी भी शेयर होल्डर का डिपॉजिटर का बाहर नहीं आ रहा है, जिससे लोगों में बहुत ज़्यादा लोग जो है बहुत ज़्यादा उससे दुखी हैं क्योंकि ये त्यौहार का सीजन भी आ रहा है, कईयों के घरों में शादी भी है। तो इस चीज़ को देखते हुए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाई है और इस कॉन्फ्रेंस को जो है हमारे श्री MN सोफर जी जो कि हमारे इस फोरम के शेयर होल्डर्स भी हैं और इस फोरम के हमारे एडवाइज़र भी हैं, वो आपको संबोधित करेंगे। आप सबका अभिनंदन है। पहले तो प्रेस वालों से हमारा निरंतर मिलना होता था लेकिन अब कम मिलना होता है, इस बार में आपसे मिलना हुआ। I am representing this Bhagat Bank shareholder forum. This forum was organized to protect the interest of the shareholders as well as the depositor of the bank. आप सब लोगों के संज्ञान में है कि ये बैंक की आज हालात क्या है। अब हमारी जानकारी के मुताबिक ये है कि भाई बहुत सी बातें आ रही हैं, लेकिन अब जो तत्कालीन जो जरूरत पड़ी हमें आपसे मिलने के लिए और अपना व्यू पॉइंट इस बैंक के शेयर होल्डर्स को, डिपॉजिटर्स को, अथॉरिटीज को, सरकार को बताने की जरूरत पड़ी। लेटेस्ट बात यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनके ऊपर और रिस्ट्रिक्शंस कड़ी कर दी। वैसे तो ये बैंक 2018 से अंडर सैफ ऑफ द RBI चला आ रहा है, इनको ना तो एडवांस करने का अधिकार है और बहुत से इनकी शक्तियों को जो है छीन लिया गया। लेकिन अब जो मौजूदा नई डेवलपमेंट है उस डेवलपमेंट के अनुसार से अब कोई भी डिपॉजिटर भले उसके पास उसके 10 लाख जमा है या 15 लाख जमा है, ही इज एलिजिबल टू विड्रॉ ओनली 10,000 रुपीज, जो आपके अच्छी बताते संज्ञान में। ये जो लेटेस्ट RBI की चिट्ठी आई है उसके बाद हमारे फोरम का ये मानना है, इस लेटेस्ट चिट्ठी के बाद हमारे फोरम का ये मानना है कि बैंक अब कोमा में चला गया एंड इट्स ऑन वेंटिलेटर। और हमारी ये मांग है कि अब ये तुरंत सरकार का जो इंटरवेंशन है, हस्तक्षेप है, वो इसमें होना चाहिए। और जो ये वेंटिलेटर पे गया है उसके लिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं, इसके लिए जिम्मेवार है बैंक प्रबंधन का कुप्रबंधन। इट वॉज ए ऑल टुगेदर मिसमैनेज्ड बैंक। और जो प्रोफेशनल अप्रोच चाहिए किसी बैंक को चलाने के लिए, दैट वाज मिसिंग। पेशावर जो अप्रोच चाहिए, दैट वाज मिसिंग टू रन दिस बैंक। ये हमारे फोरम का कहना है और हमारे फोरम पिछले 2 साल से इसका गठन हुआ। वी आर ट्राइंग टू परस्यू द अथॉरिटीज, RBI, रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव बैंक एज वेल एज द मैनेजमेंट ऑफ दिस बैंक। हम उनका लगातार ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि जो आपके पैरामीटर्स हैं वो ऑल टुगेदर RBI की इंस्ट्रक्शंस और पैरामीटर के साथ मेल नहीं खाते। ये बैंक लिटिगेशन की और लिक्विडेशन की ओर बढ़ सकता है। ये हम बार हम खुद RBI के डिविजनल मैनेजर जो हैं शिमला में उनको मिले,
हम आरसीएस को मिले, हम यहाँ के लोकल जो इलेक्टेड लोग हैं उनको मिले, और यहाँ तक कि हमारा एक प्रतिनिधिमंडल पिछले दिनों जब गवर्नर आरबीआई सोलन के दौरे पर आए, उनको मिलकर भी हमने अवगत कराया कि ये बैंक की हालत बहुत खराब है। अब सवाल है, ये 2018 से चली आ रही, अब सवाल है कि ये बैंक की हालत क्यों खराब हुई। जो हमारी जानकारी है या जो हमारी विवेचना है या जो हमारे फोरम की विवेचना है, उसमें कारण ये है, जो तो एक तो बातें मैंने आपको बता दी कि इसकी प्रोफेशनल अप्रोच नहीं थी, ये कुप्रबंधन था, मिसमैनेज था, ये था। हालत यह है कि जो बैंक के पास लोन के अगेंस्ट मॉर्गेज प्रॉपर्टी है, दैट इज ओवर वैल्यूड। जो उसका बाजार भाव है उससे भी ज्यादा उसकी वैल्यू लगाई गई है। अब वैल्यूएटर्स के साथ मिलीभगत है लोनी की, या इसमें कोई और लैप्स है, उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात विवेचना योग्य है कि वो ओवर वैल्यूड जो है मॉर्गेज है। इसलिए बैंक भी एक स्टेज पे आकर रिकवरी करने के लिए हेल्पलेस है। एनीवे, हम आगे बढ़ते हैं। 11,000 शेयर होल्डर हैं, इनका दावा है कि 80,000 खाता धारक हैं। जो शेयर होल्डर्स हैं उनके फंसे हुए हैं लगभग 22 करोड़ रुपए, 22 करोड़ रुपए, और जो डिपॉजिटर और खाता धारक हैं लगभग उनके 470 करोड़ रुपए फंसे हैं। इस बैंक की 10 ब्रांचें हैं, और बाई एंड लार्ज जो डिपॉजिटर और शेयर होल्डर्स हैं वो इस एरिया को बिलोंग करते हैं, वो क्राइसिस में है, वो संकट में है। हमारा ये मैसेज उन डिपॉजिटर्स को भी है, उन सारे शेयर होल्डर्स को भी है कि आप किसकी स्थिति को समझें, इस स्थिति की विवेचना करें, और इसके लिए अब सरकार से और बैंक मैनेजमेंट से और आरसीएस से और आरबीआई से अपने हमारे को जो इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने हैं उसके लिए हमको इकट्ठा होना पड़ेगा। अब साहब, जो बताया जा रहा है, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, ये क्यों वेंटिलेटर पे है, इस बात को मैं आपके ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इसका अभी जो नॉन रिकवरेबल फंड्स है, एनपीए है, वो 136 करोड़ रुपए है। एनपीए परसेंटेज इज 13%, नॉर्मल इज ओनली 6%, और जब तक ये 6% पे नहीं लाते तो सैफ नहीं खुलेगा। इसी तरह एक बड़ी टेक्निकल बात है, वो मेरे को भी कुछ ज्यादा समझ नहीं आती, शायद ये क्रेडिट और एडवांस रेशो है, जिसको क्रार कहते हैं। देयर क्रार इज 18%, माइनस 18%, जबकि नॉर्मल इज 9%, प्लस 9%, प्लस 9%, एंड प्रेजेंट देयर क्रार इज माइनस 18%। और मैंने एक आपको बात बताई कि भाई ओवर वैल्यूड जो प्रॉपर्टीज है वो मॉर्गेज हो गई। इतना ही नहीं, आपकी जानकारी मेरे से ज्यादा है, कुछ फोर्स डॉक्यूमेंट पे भी लोन हो गया है। पिछले दिनों आपके अखबार ने छापा, किसी के अखबार ने, कि एक फोर्स्ड जो है रेवेन्यू डॉक्यूमेंट जमाबंदी के ऊपर लोन कर दिया है। हम जानना चाहते हैं कि ऐसे केसेस में जो बैंक के अधिकारी थे या जो बैंक के कानूनी लोग थे जो उसकी जाके विवेचना करते हैं, उसको सर्टिफाइड करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को, क्या बैंक ने उनकी जिम्मेवारी तय की या नहीं की, क्या बैंक ने उनके ऊपर एक्शन लिया या नहीं लिया। और एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि एक समय था कि यह बैंक बहुत वेल रिप्यूटेड बैंक था, और इस बैंक में जो यहाँ के लोगों को इमोशनल अटैचमेंट थी क्योंकि यह बघाट बैंक था, यहाँ की रियासत के नाम से बैंक था, और दूसरा इसका नेशनल बैंक के साथ कंपटीशन था, और दे वर डूइंग वेरी गुड। लेकिन जैसे जैसे कुप्रबंधन चलता रहा, प्रबंधकों के अपने सेल्फ वो जो जिसको बोलते हैं लापरवाही, वो शुरू हो गई, तो ये बैंक आज यहाँ पे हालत में आ गया। मेरे मुताबिक तो पानी जो है वो गले तक पहुंच चुका है, और ये बैंक कभी भी डूब सकता है, और अगर ये डूब जाएगा तो इस सोलन शहर के लगभग, और बाकी जो इनकी ब्रांचें हैं, लगभग 500 करोड़ रुपए डूब सकते हैं। एक इसका प्रोटोकॉल है जो आपको पता है
कि अब जो सरकार ने इस पर फैसला किया है कि कोई बैंक अगर लिक्विडेशन में जाता है तो मैक्सिमम टू 5 लाख रुपए उसके सिक्योर्ड है अगेंस्ट द इंश्योरेंस गारंटी स्कीम। अब हमें यह भी नहीं बताया जा रहा कि भाई उस इंश्योरेंस गारंटी स्कीम के अगेंस्ट प्रीमियम पेड है या नहीं है। जो इंश्योरेंस का प्रीमियम पेड होना चाहिए था, इट वॉज ए ड्यूटी ऑफ द बैंक कि बैंक ने वो पे किया नहीं किया, अभी हमें वो भी नहीं पता। और जो हमारे जैसे, मैं भी उसमें एक विक्टिम शेयर होल्डर हूं, शेयर होल्डर का तो और भी इनसिक्योर पोजीशन है। एनीवे, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा ये मानना है और हम जल्दी हम लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं कि जो लोग डिफॉल्टर हैं वो नेक्स्ट बार जब हम आपको मिलेंगे, क्योंकि बैंक तो उनके नाम जनता को नहीं बताता, लेकिन वी डिसाइडेड टू रीच देयर नेम लिस्ट ऑफ द 50 क्रॉनिक डिफॉल्टर्स। और हमारी जानकारी के मुताबिक उनके पास 75 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं 138 करोड़ में से। और हमारा ये कहना है, हमारे ये फॉर्म का ये फील करता है, महसूस करता है कि रिकवरी में भी भाई भतीजावाद चला हुआ है, सिलेक्टिव रिकवरी हो रही है, जबकि गरीब लोगों के इसमें पैसे फंसे हुए हैं। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि आज 10,000 रुपए निकाल सकते हैं जिसके 5 लाख 10 लाख रुपए भी वहां पे जमा है। किसी के घर में शादी है, किसी के घर में मरीज है, किसी को इलाज के लिए पैसे चाहिए, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहां तक कि छोटे दुकानदार भी हैं जिनकी सीसी लिमिट है, उनके खाते भी बंद हो गए। स्कूल है जिनकी फीस इनके पास जमा होती है, जिनकी सैलरी वहां पे आती है, वो भी हैंडीकैप है, उनका भी कुछ नहीं हो पा रहा। मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि ये जो पहले 50 क्रोनिक डिफॉल्टर है, मैनेजमेंट उसको देखे, सिक्रू करे, रिकवरी करने की कोशिश करे। हम उनके साथ हैं, हमारा समर्थन उनके साथ है, क्योंकि आज गरीब लोगों के जो है 500 करोड़ रुपए खतरे में हैं। हमारी इसके मामले में मांग है, एक तो सरकार तुरंत हस्तक्षेप करे, तुरंत इसमें इंटरवेंशन करे, और सरकार इस प्रपोजल को एग्जामिन करे कि इस बैंक का किसी दूसरे बैंक, कोऑपरेटिव बैंक में मर्जर हो सके। इसमें बहुत से घपले हैं, बहुत से लोग रिस्पॉन्सिबल हैं बैंक को यहां पहुंचाने के लिए। उसके लिए हमारी सरकार से मांग है कि एक एसआईटी का गठन किया जाए और इसकी थारो सिविल एंगल एंड क्रिमिनल एंगल से जांच की जाए। हमारी यह भी मांग है कि बैंक तुरंत ओवरड्यू जो एजीएम है उसकी मीटिंग करे और बैंक के सारे हालात जो हैं वो शेयर होल्डर से अवगत कराएं, और वो फॉर्म हमारे को मुहैया कराया जाए ताकि हम अपने सुझाव उनको बता सकें और उनकी बात सुन सकें। एक विचार विमर्श के बाद इस समस्या का कोई ना कोई हल निकाल सकें। इसलिए हम मांग करते हैं कि एजीएम तुरंत बुलाई जाए। हमारा ये भी मांग है कि अगर इस लोकल बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की यही लचर वर्किंग रह गई तो सरकार या आरबीआई या आरसीआई तुरंत यहां पर एक कॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करे, क्योंकि जो पॉलिटिकल बैंक रोड के इलेक्टेड डायरेक्टर्स और बोर्ड मैनेजमेंट है, उनकी कई लिमिटेशन हो सकती है रिकवरी करने के लिए। मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता उस पर, लेकिन हो सकती है। मैं एज ए इस बैकग्राउंड के मैं ये मानता हूं कि उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं, इसलिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर जो है तुरंत अपॉइंट किया जाए। हमारा ये भी सरकार से मांग है कि भाई सरकार इसके 50 करोड़ रुपए के शेयर खरीद ले तो ये बैंक जो है बेल आउट हो सकता है। और इसी प्रकार बेल आउट करने के लिए आपको मैं स्मरण कराना चाहता हूं कि बंबई में पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिक्विडेशन की ओर बढ़ रहा था। शेयर होल्डर्स के पैसे डूब रहे थे, डिपॉजिटर के पैसे डूब रहे थे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उनके शेयर में मनी डाली और उसको बेल आउट किया। इसी प्रकार तो आई एम नॉट श्योर, मुझे बताया गया है कि एक बार मंडी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक भी
लिक्विडेशन की ओर बढ़ रहा था और तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने भी उसमें इंटरवेंशन करके उसको बेल आउट किया। उसी लाइंस पे, उसी आधार पर हम सरकार से मांग करते हैं कि भाई ये लिक्विडेशन के बाद यहाँ पे गरीब लोगों का पैसा इसमें मर जाएगा, तो सरकार तुरंत इसके लिए कोई ना कोई पैकेज लेके आए और इसको बेल आउट करने की कोशिश करे। अंतिम बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, फिर आप जो मेरे से पूछना चाहेंगे यू आर मोस्ट वेलकम। मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई सहकारिता बैंक में एक क्लॉज है, वहां के जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार है या रजिस्ट्रार है उसके पास ये पावर्स है कि जो विलफुल डिफॉल्टर है, जो क्रॉनिक डिफॉल्टर है, उसको जेल भेजा जा सकता है। he can order to send them for a civil imprisonment। तो हम ये कहते हैं कि उनको एक प्रॉपर नोटिस देके अगर तब भी ये रिकवरी नहीं होती तो तुरंत इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इसमें गरीब लोगों का स्टेक है। अब कोई चारा नहीं रहा, कोई विकल्प नहीं रहा। जो अंतिम अब ये बैंक जो है वैसे तो कहते हैं कि भाई वेंटिलेटर से बहुत कम मरीज वापस लौटते हैं, परसेंटेज इज वेरी लो, लेकिन वी आर होपफुल, वी आर होपिंग अगेंस्ट होप कि शायद ये भी जो 5-7% लोग लौटते हैं उसमें ये बैंक भी लौट आए। और इसके लिए हम कहना चाहते हैं यहाँ का जो प्रबंधन है कि हमारा उनसे कोई द्वेष भाव नहीं है, हम प्रबंधन को सहयोग करना चाहते हैं। हमने प्रबंधन का सहयोग किया है, हमने जाके जो रिकवरी के केस थे वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जाके परस्यू किए, हमने ARO के ऑफिस में जाके परस्यू किए, हमने जो इनकी बातें थी वो RBI तक पहुंचाई, हमने इनकी बातें RCS तक पहुंचाई। हमने अपनी तरफ से 2 साल से हम लगातार सहयोग कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली अब ये पोजीशन आ गई कि हम बहुत ज्यादा चिंतित हैं अपने हार्ड अर्न मनी के लिए, और हम उन गरीब लोगों के भी चिंतित हैं जिन्होंने डिपॉजिट कराए और इस बैंक पे विश्वास किया। अब उनके विश्वास को बनाए रखने के लिए सरकार को, बैंक प्रबंधन को, RBI को और RCS को तुरंत एक्शन में आना चाहिए, ये हमारी मांग है। सर, बैंक को इस हालत तक पहुंचाने के जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवारी किसकी, जिम्मेवार कौन है? जो बैंक जिम्मेवार का आपने प्रश्न बड़ा अच्छा किया। प्रीमियरली जिम्मेवारी तो है बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट स्टाफ की, लेकिन 2 बड़े अदारे इस जिम्मेवारी से बच नहीं सकते, एक रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव्स और एक RBI। हमने इसमें पैसा इसलिए लगाया, शेयर इसलिए खरीदे जब हमें पता था कि इसकी मॉनिटरिंग RCS करता है और RBI करती है। They miserably failed to monitor at the right time, to take the action at right time। इसमें लगातार RCS के भी ऑडिट होते हैं, लगातार RBI भी ऑडिट करती है, उनकी टीम आती है। तो वेयर वर दे 2018 से लेकर 2025 तक आज 7 साल हो गए। जो आज सारा कुछ एक्शन हो रहा है उस वक्त ये क्यों नहीं हुआ? और 7 साल के बाद उन्होंने, अगर इस बैंक की ये हालत थी, व्हाई दे अलाउड इलेक्शन ऑफ दिस बोर्ड? आपने उसको क्लीन चिट देके ही आपने दोबारा एक ड्यूली इलेक्टेड बोर्ड को सौंप दिया इसका मैनेजमेंट। तो मैंने तो ये बात मैं आपसे शेयर करता हूं, ये बात मैंने जो उनका डिविजनल मैनेजर है उसको भी कही, RBI को, कि साहब आप एक्शन ले रहे हो, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आप भी नैतिक मॉरल जिम्मेवारी से बच नहीं सकते, क्योंकि यू आर दी ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस बैंक। क्योंकि हमें पता था कि भाई आप क्या कहते हुए इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और RCS भी मॉनिटरिंग कर रहा है, वो कैसे जिम्मेवारी से बच सकते हैं? सर, मेरा सवाल है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 10,000 की पाबंदी लगी है, उसके ऊपर आपने काफी नहीं किया, और ये पाबंदी तब तक नहीं हटेगी, आपको भी पता है कि जब तक LKS डाउन नहीं होता। और 138 करोड़ रुपया है, 400 जैसे आपने बताया कि 72 करोड़ उनके बाद बसा हुआ है, और उम्मीद उनकी कोई लग नहीं रहा है कि उनसे पैसे की रिकवरी हो गया, फिर होती तो 184 करोड़ के साथ ही हो जाए। आपने लिखा भी है। हाँ, तो कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि सारी मिनिमम ऊपर से नीचे तक चली गई थी। अब ऐसा है कि भाई वी आर नॉट इन पोजीशन टू कमेंट ऑन योर क्वेरी, लेकिन ये बात सही है कि जो आप कह रहे हो मैं उससे बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूँ कि अब ये ऐसा लगता है हमें, हम ऐसे चाहते तो नहीं ऐसा हो जाए, क्योंकि हम तो होपफुल है कि हमारा पैसा मिले, ये डेड एंड पे आके पहुंच गया। इसके लिए बड़ा ही एक्शन करना पड़ेगा, ये सड़क को खोलना पड़ेगा, और इसके लिए हमारे रेस्क्यू पे आ सकती है सरकार और गवर्नमेंट और। अब इस मैनेजमेंट के बस की हमारे को लगती नहीं बात, मैं इस बात से आपसे सहमत हूँ, क्योंकि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं
कि अगर ये जो क्रॉनिक केसेस हैं अगर ये रिकवरेबल होते ये 184 के साथ 184 करोड़ जो इन्होंने किया इकट्ठा उसके साथ ही हो जाते। अब ये डेड एंड है, ये लास्ट जो है ना बची हुई खुरचन है जो वो किसी काम की नहीं होती। लड़ाई में भी जब सब कुछ निकाल लेता है खुरचन बच जाती है, वो किसी काम की नहीं होती, ये खुरचन रह गई। अब क्या करें इसमें, और इसके बहुत सी कहानियां हैं कि भाई क्यों ये डिफॉल्ट हो रहा है और कैसे डिफॉल्ट हो रहा है। आप सरकार की बात कर रहे हैं, 2018 में सैप कर गया था कि आप लॉन्ग नहीं कर सकते। उस समय की जो कमेटी थी और एक नॉमिनेट कमेटी भी बनी थी, जब लॉनिंग बंद हो गई थी उसके बावजूद उन लोगों ने लॉन दिया। 2018 जब बंद हो गया तो उसके बाद भी तो बैंक ने लॉनिंग करी, तो क्या उस समय की जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है क्या वो जिम्मेदार है? बिल्कुल जिम्मेदार है। मैं इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि एक एसआईटी का गठन हो जो इसको सिविल एंगल से भी इन्वेस्टिगेट करे और क्रिमिनल एंगल से भी इन्वेस्टिगेट करे, और नॉट फ्रॉम टुडे, फ्रॉम 2018 से करे। आपकी बात बिल्कुल सही है, और उसका हल ही है कि भाई इसकी एक थारो इन्वेस्टिगेशन हो थ्रू एसआईटी और बोथ द एंगल, क्रिमिनल एंगल एज वेल एज सिविल एंगल। सर आपका क्या मानना है कि साल 2018 के बाद ही कपड़े शुरू हुए उससे पहले? अगर आपको ऐसा लगता है, मेरा तो इससे संबंध, मैंने तो पैसे जमा कराए हैं, तभी मेरी वाइफ रिटायर हुई थी, मैंने उनका जीपीएफ वहां पे जमा करा दिया, मेरा तो संबंध इस बैंक से वही है। लेकिन अगर आपकी वो है तो एसआईटी डिसाइड करे, सरकार डिसाइड करे, जब से उनको लगता है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होने जरूरी है वहां से इन्वेस्टिगेशन करे। और ये बात देखो, हमारे को तो कोई एसेस है नहीं बैंक के कागजों ना, हमारे को बताते हैं वो समय, हालांकि वी आर सपोर्टिंग दैट, वी आर हेल्पिंग दैट, लेकिन उनको लगता है कि वी आर पार्टी इसलिए हम इनके खिलाफ कह रहे हैं। हमने आज तक नहीं खिलाफ किया, हमने इस बात से भी संयम बरता, हालांकि 7 साल से हमारे को कुछ नहीं मिल रहा, हमने संयम बरता, हमने आप लोगों से भी मुलाकात करने की कोशिश नहीं की कि ताकि एक गलत मैसेज ना चला जाए और इसकी जो एक विश्वास है डिपॉजिटर का वो ना हिल जाए। इसलिए हमने रिस्ट्रेन बरता, हमने संयम बरता, हमने आपसे भी बात नहीं करी। लेकिन आज जो है पानी सिर से ऊपर जाने वाला है और सारे बात खत्म हो गए, ऑल डोर्स आर क्लोज। सर इसमें लगता नहीं कहीं ना कहीं सरकार भी जिम्मेदार है, क्योंकि कई केस तो रिकवरी के एआरओ के पास फंसे, एग्रीकल्चर लैंड का खाते भी बीआरटी के पास नहीं करते, तो वहां पर भी सेटल हो रहे। सर डीसी के पास है और बीआरटी में बता रहे हैं कि आगे से ज्यादा मामले चले। बिल्कुल ठीक बात है कि भाई बड़े लंबे से फाइलों में मैं और ये साहब अपने चीफ इंजीनियर साहब हैं रिटायर्ड गुप्ता जी, और आप थे तो नहीं उस दिन, हम वहां गए शिमला में, एक 5 करोड़ रुपए की रिकवरी को अर्की के आदमी डिविजनल कमिश्नर गया, वो फाइल ऐसे पड़ी हुई थी जैसे रद्दी नहीं रखते फाइलें अपने उसमें, तो हमने वो ढूंढाई, उसमें वो धूल पड़ी हुई थी, धूल साफ करके वो असिस्टेंट कमिश्नर साहब को पुटअप कराई और उसके बाद वहां बैठ के क्लियर करवा के आए। अब चाहिए जिस बैंक का 5 करोड़ रुपए की फाइल ऐसे फंसी हुई है और बीओडी के लोग, डायरेक्टर्स और चेयरमैन वो दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट, तो क्या करें। और फिर ये भी बात ठीक है कि इन ऑफिसों में विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ये डिले नहीं हो सकती थी। सर इसमें अब क्या आम लोगों का पैसा सेफ भी है या नहीं? अरे साहब, हम तो इसीलिए उनको ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे ये पैसा डूब सकता है। हमारा स्पष्ट संदेश है सभी डिपॉजिटर को और शेयर होल्डर्स को। सोफत जी, जैसे 2018 से आप बता रहे हैं कि 2018 से इस तरह का रूल चला, वो इसलिए बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि 2018 के बाद जो शेयर होल्डर्स को एजीएम के बाद डिविडेंड मिलता था वो डिविडेंड नहीं मिला। देखिए बात ऐसी है ना, वो डिविडेंड मिलना बंद हो गया, तब हम तो उसी से मानेंगे। आज तक तो हमारे को हर साल डिविडेंड मिलता था, कभी 15% मिला, फिर 12% मिला, फिर 10% मिला, लेकिन 2018 के बाद कोई डिविडेंड नहीं मिला। नहीं तो आज 2018 के बाद 2018 से 2025 हो गया, 2025 हो गया, अभी क्यों आरबीआई ने इस तरह का एक्शन लिया है? नहीं, उन्होंने क्या किया, एक जबरदस्त प्रोटोकॉल है आरबीआई का जो हमने बात समझी है। उनकी आरबीआई का एक जबरदस्त प्रोटोकॉल है, वो स्टेप बाय स्टेप इनको चेतावनी देते हैं, स्टेप बाय स्टेप इनको वार्निंग देते हैं। पहले फेज में उन्होंने तुरंत 2018 के बाद इनके ऊपर एडवांस करने के लिए बैन लगा दिया, एडवांस करने के लिए बैन लगा दिया। और इसकी भी जो सैफ है, जो हमने जानकारी प्राप्त की है, वो 3 तरह का सैफ है, ए बी सी। दे फॉल्स अंडर द लास्ट कैटेगरी, सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो बाकियों में किस तरह का एडवांस वो अलाउ कर देते हैं, किसी में थोड़ा, किसी में ज्यादा, ए बी में, लेकिन ये सी कैटेगरी में हो गया। फिर इन्होंने इनको लगातार टाइम दिया कि भाई आप इसको रिकवर करो, आप रिकवर करो, रिकवर करो। इन्होंने नो डाउट, मैं इस बात को कहता हूं कि इन्होंने जो कोशिश की उससे कुछ पैसे रिकवर हुए,
लेकिन ये 138 करोड़ रुपए अब फंस गए। 138 करोड़ के फंसने के साथ ही डिपॉजिटर की और शेयर होल्डर्स का गला भी फंस गया। जी आपको ऐसा लगता है जैसे कि अब मार्केट में भी चर्चा है कि जहाँ पहले 380 करोड़ रुपए की समथिंग था, अब थोड़ा सा ही पैसा रहेगा, 137 करोड़ रुपए की मिल जाएगा। जब कुछ लोग आरबीआई के गवर्नर से मिले उसके बाद से ये स्थिति एकदम पैदा हुई, उससे पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। देखिए अब क्या पब्लिक परसेप्शन है कुछ नहीं है, लेकिन वर्ड टू वर्ड जो मुझे बताई गई है मैं आपको बता देता हूँ कि भाई बड़ी मुश्किल से जब पता चला कि भाई आरबीआई के गवर्नर साहब यहाँ पे आ रहे हैं, तो हमने ये डिसाइड किया फॉरम ने कि हम उनको मिलते हैं और मिलकर हम उनको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब ये बैंक बिल्कुल बंद हो जाएगा। अगर डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट देना है और लोन का इंटरेस्ट आ नहीं रहा आपको, तो बैंक कैसे चलेगा? व्हाट इज बैंकिंग? बैंकिंग यही है कि कम इंटरेस्ट पे आप पैसा जमा करो लोगों का और ज्यादा इंटरेस्ट पे लोगों को लोन। दिस इज बैंकिंग। जब एक पार्ट आपने बंद किया हुआ है तो ये बैंक बिल्कुल लिक्विडेशन में चला जाएगा। इसलिए भी रिक्वेस्ट यू कि आप इसको खोल दो। व्हाट ही सेड गवर्नर आरबीआई, उसने कहा भाई हम खोल तो दें, ये फिर गलत लोन बांट दें, कौन इसका जिम्मेवार है? तो जो लोग उनको मिले उन्होंने कहा जी इसके लिए तो बैंक ही जिम्मेवार है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपको उस बीओडी पर विश्वास नहीं है, आप अपना आर्बिट्रेटर लगा दो, अपना एडमिनिस्ट्रेटर लगा दो और एडमिनिस्ट्रेटर लगाओ और एक आप सिक्योर लोन तो कम से कम अलाउ करो, ये कहा। और उसके बाद ये चिट्ठी आ गई। अब ये कहने में क्या गलत है? और जो कुछ कहा वो लिख के कहा गया और ये आपके संज्ञान के लिए ये अनुमोदन किया। आप देखिए इसकी विवेचना करो इसमें क्या गलत लिखा है। तो ये वहां पर ये चिट्ठी उनको दी गई और उस चिट्ठी के बाद ये चिट्ठी आ गई। सर एक और बात है कि बैंक की जो भारत वो है 2095 तो बैंक का रिपोर्ट है, उसमें से 499 आपको तो 25% जो निर्धारक डिफॉल्टर, पहली बार ऐसा देखने को मिला कि बैंक के 1/4 निर्धारक को डिफॉल्ट। उसका कारण है पाल, उसका कारण ये है एक तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं, एक ओवर वैल्यू उनकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, ठीक है। जबकि लॉ ये कहता है कि आप एग्जैक्ट तो नहीं मुझे पता, लेकिन मेरे हिसाब में मेरी जो कॉमन सेंस कहती है कम से कम डबल प्रॉपर्टी आपके पास मॉर्गेज होनी चाहिए। अगर आपने 10 लाख दिया है तो कम से कम 20 लाख की आपको प्रॉपर्टी मॉर्गेज होनी चाहिए। इनके पास तो कई प्रॉपर्टी 5 लाख की है। अच्छा फिर क्या होता है, आप तो बहुत जानकार हैं इस बात के। कभी भी जो नेशनलाइज बैंक है जल्दी मुश्तरका जमीन में जिसमें मुश्तरका आपका शेयर है उसको नहीं करता मॉर्गेज। दे ट्राई टू अवॉइड इट कि भाई मुश्तरका जमीन की कैसे करें। मान लीजिए किसी की आपने जमीन मुश्तरका कर दी और उसमें सारे 32 उसमें मुश्तरका पार्टनर है, वो कैसे बिकेगी जगह और कैसे नीलाम होगी? ये इस तरह की बहुत ही टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स है ना ये, उसके कारण ये यू आर राइट, 1/4 आपके डिफॉल्टर है तो कैसा बैंकिंग का लोन दिया जा रहा है? यू आर वेरी राइट। इसमें जब भी देखा जाए या तो बीओबीज के लिए किताब की बात की है या उनकी किताब की है या कर्मचारियों की किताब की है, क्या जो वैल्यूएटर है वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है? बिल्कुल जिम्मेवार है, लेकिन सर बात ऐसी है वैल्यूएशन इज ए वन पार्ट। एक ने वैल्यूएशन दे दिया आपको कि जी मेरे मुताबिक वैल्यू ये हुई है, उसको स्क्रूटनाइज करना, उसका परीक्षण करना बैंक के अधिकारियों का काम है। अब ऐसा है कि आप नेशनल बैंक से आपने किसने लोन लिया मुझे नहीं पता, मैंने लिया है, उनको जो वैल्यूएशन करके मेरी प्रॉपर्टी बताई गई, इसके अलावा उन्होंने मार्केट से भी पता किया कि इसकी वैल्यू है या नहीं है। बैंक के अधिकारियों ने उसकी पर्सनल जिम्मेवारी होनी चाहिए। नंबर 2, कागज ठीक है या नहीं है, इसके लिए एक लीगल रिपोर्ट बनती है। एक इनका जो बैंक का एडवोकेट है वो जाता है, इट इज हिज ड्यूटी कि वो कागज ठीक होने चाहिए। दे आर रिस्पॉन्सिबल। इसीलिए हम कह रहे हैं कि देयर शुड बी एसआईटी जो इसके हरेक एंगल के साथ इसकी जांच करे, विवेचना करे, पता चले कि कौन जिम्मेवार है। अब हम भी इतना वेगली किसी को जिम्मेवार ठहराने के लिए तैयार नहीं है। हम तो कह रहे हैं इसकी इंक्वायरी करो और पता करो कि कौन इसके लिए जिम्मेवार है। गड़बड़ तो दोनों ही। चाय पी लो यार, बाजी चाय पी के जाओ। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आया ना मुंह में पानी आया ना। आपने मोमोज तो बहुत खाए होंगे, लेकिन वाह मोमोज के मोमोज नहीं खाए तो क्या ही खाया। टेस्ट की बात करूं तो जब मैं वीडियो बना रही थी ना
तो मुंह में इतना पानी आ रहा था कि जल्दी से मोमोज मिले और मैं खाऊं। वाह मोमोज। कालका शिमला हाईवे पर एक ऐसी जगह जहां का खाना और स्वीट्स दोनों ही आजकल काफी वायरल हो रहे हैं। नाम है विनायकम, जहां आपको फुल कोर्स मील्स, बेक डिलाइट्स एंड 70 से भी ज्यादा स्वीट्स की वैरायटीज एक ही छत के नीचे मिलती है। हमने यहाँ ट्राई किया कढ़ाई पनीर और दाल मखनी। टेस्ट बिल्कुल लाजवाब था, परफेक्टली स्पाइस्ड एंड रिच इन फ्लेवर्स। सच में इस टेस्ट को मैं कभी भूल नहीं सकता। खाने के बाद हमने ली रसमलाई और भाई सच कहूँ तो इतनी सॉफ्ट और क्रीमी थी कि बस खाते ही मुंह से बाहर निकल गया। आप भी यहाँ की रसमलाई एक बार जरूर ट्राई करना। और जब पता चला कि यहाँ 70 से भी ज्यादा स्वीट्स की वैरायटीज मिलती हैं तो कैसे ना ट्राई करते। हर स्वीट में अलग ही स्वाद था, एकदम फ्रेश एंड फ्लेवरफुल। यहाँ इंडिया के हर कोने से कारीगर बुलाए गए हैं ताकि हर स्टेट की स्पेशलिटी आपको यहाँ मिल सके और टेस्ट में भी ऑथेंटिसिटी एंड क्वालिटी दोनों क्लियरली महसूस होती है। विनायकम स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट आपको कालका शिमला हाईवे पर सोलन से थोड़ा आगे सोलोगड़ा में मिल जाएगा। अगर कभी शिमला जा रहे हो और कुछ अच्छा खाने का दिल करे तो इस जगह को बिल्कुल भी मिस मत करना।